दोस्तों, पेश है अपाहिज कातिल। शहर से 20 किलोमीटर दूर वीरान सुनसान इलाके में ठाकुर रुद्र प्रताप की खूनी हवेली। ठाकुर रुद्र प्रताप के आसपास के इलाके में काफी दबदबा था। उसका नाम, यह इलाका रुद्रपुर के नाम से जाना जाता था। कभी इस हवेली की शानो शौकत निराली थी, लेकिन एक बार यह हवेली में हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ तो ठाकुर परिवार को उजाड़ कर रख दिया। सख्त से सख्त पहरे में भी कातिल आता और खून करके चल हवेली में गायब हो जाता। और आज जीप रुद्रपुर के जंगलों से तेजी से दौड़ती हुई जा रही थी। महेश, मेजर राजेश और उसके सहयोगी ठाकुर रुद्र प्रताप की हत्या की जांच करने रुद्रपुर जा रहे थे। तुमने ठाकुर रुद्र प्रताप के मर्डर का केस फाइल की तैयारी कर ली है रजनी? यस सर, लेकिन आपको फॉरेंसिक विभाग में फिंगर प्रिंट्स ब्यूरो की रिपोर्ट आनी बाकी है। ओह, यह दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मतलब हम इस फाइनल एंटी से किसी निश्चित नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मिस्टर राजेश ड्राइविंग के साथ साथ सहयोगी और विचार विमर्श भी करते जा रहे थे। क्यों नहीं पहुंच सकते? हो सकता है कि हवेली में कुछ ऐसा क्लू मिल जाए जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। आप भूल रहे हैं सर, ठाकुर साहब का मर्डर हुए 2 माह से ऊपर हो चुके हैं। 2 माह में अच्छे अच्छे क्लू समाप्त किए जा सकते हैं या कर दिए जाते हैं। और आखिरकार तुम्हारी इंस्पेक्टर पांडे से मुलाकात हुई? जी हाँ, वे भी आज रुद्रपुर आएंगे। और 1 घंटे की यात्रा के बाद वे पहुंच गए ठाकुर प्रताप की हवेली में। कल उन्हें सूचना देना कि रुद्रपुर पहुंच चुके हैं। लो, बातों बातों में रास्ता कट गया। ठाकुर साहब की हवेली कब की आ गई पता ही नहीं चला। और मेजर राजेश अपने सहयोगी के साथ हवेली में पहुंचे। सुबन बहुत ही बेताबी से इंतजार कर रहे थे। आइए आइए मेजर राजेश, आइए, आपको बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। वैसे हमें वैसे हम ज़्यादा लेट तो नहीं हुए? एक विशाल हवेली में जो ठाकुर घराने की शानो शौकत की मिसाल थी। नहीं नहीं, यह बात नहीं है। सुनाइए, रास्ते में तक कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे आपने हवेली शहर से काफ़ी दूर बनाई है? जी हाँ, दरअसल हमारे पिताजी बहुत एकांत प्रिय थे और शोर शराबा कति पसंद न था। यानी आपके पिता ठाकुर रुद्र प्रताप जी? तभी ठाकुर भवन की माँ राजवंती भी पत्नी बार आ गई। इनसे मिलिए, ये मेरी माँ ठाकुरन राजवंती हैं और ये मेरी पत्नी नीलम। नमस्ते नमस्ते बेटा। नमस्ते माँ जी। ठा ठाकुर भवन से आपका परिचय करवाया। माँ, ये सीक्रेट एजेंट मिस्टर राकेश है। नमस्ते बेटा। और ये मेरे सहयोगी रजनी और विवेक हैं, और अख्तर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और सबसे परिचय के बाद, बेटा भुवन, तुम मेहमान को खाने के लिए इन लोगों को ठहरिए का प्रबंध कीजिए। मैं रसोई से चाय बनवा के आती हूँ। अच्छा माँ। और आइए राजेश साहब, आपको आपका कमरा दिखा दूँ, चलिए। और ठाकुर भुवन राजेश को एक विशाल कक्ष में ले आया। यह आपका कमरा, यह आपको अपनी ज़रूरत का सभी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। थैंक यू मिस्टर भुवन। और फिर चाय की मेज़ पर, मेजर साहब, आपने पुलिस फाइल तो देखी हुई होगी, आप किस नतीजे पहुँचे? नहीं, हमने अभी केस की तह तक पहुँचने के, दरअसल जो महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए वो फाइल में नहीं है क्या? चाय समाप्त होने के बाद अख्तर, हम हवेली के एक एक कोना देखना चाहते हैं। आपका ख्याल दुरुस्त है सर। और मिस्टर भुवन, हम अंदर आपकी हवेली देखना चाहते हैं। शौक से देखिए,
मैं आपको पूरी हवेली दिखाता हूँ। और भुवन ने हवेली दिखानी शुरू की। वो देखिए, सामने हमारी हवेली का मुख्य दरवाज़ा है और ऊंची दीवारों हवेली की चारों ओर से घेरे हुए है। बड़ा मजबूत गेट है। इसके अलावा को रास्ता अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई नहीं। और इसके बाद ठाकुर भुवन राजेश को अपने पिता रुद्र प्रताप के शयन कक्ष में ले जाते हैं। ये हमारे स्वर्गवासी पिता ठाकुर रुद्र प्रताप जी का कमरा है। जब ये ठाकुर साहब की हत्या हुई तो यह कमरा अक्सर बंद रहता है और कभी कभी माँ जी आकर यहाँ सो जाती हैं। आइए आपको दूसरा कमरा दिखाते हैं। और नीलम उस हवेली के दूसरे विशाल कमरे में ले आई। ये हमारा शयन कक्ष है। अब तो यह भी अक्सर बंद पड़ा रहता है। इसके सिर्फ एक ही दरवाज़ा है। आपको वैसे आपकी हवेली में यह हत्याएं का सिलसिला कब से चल रहा है? करीब 1 साल से। और मिस्टर राजेश पूछताछ के साथ साथ हवेली की हर चीज़ को बड़े ध्यानपूर्वक देख रहा था और शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। क्या पता 1 साल में 5 हत्याएं और पुलिस ने कातिल को पकड़ नहीं सकी। पुलिस की तो ऐनी चोटी का जोर लगा दिया और दिन रात धूल फाकी। लेकिन हत्यारा इतना चालाक है कि बस हवा की तरह आता है और हत्यारा करके गायब हो जाता है। अब हवेली के चौथे कक्ष का निर्माण कर रहे थे। चौथे कक्ष का निरीक्षण कर रहे थे कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण नजर चीज आई। यह तो मालूम है कि नहीं हो पाया कि बंद खिड़की दरवाजे से किधर से आता है और किधर चला जाता है। राजेश साहब, अगर यह केस इतना पेचीदा ना होता तो क्या आपको आपको बता दिया जाता, पुलिस इसे हल न कर लेती? तुम ठीक कहती हो। और अचानक चुकराइन भावुक हो उठी और मातृत्व उमड़ पड़ा। अब तक अब तक तो जो कुछ हुआ सो हुआ बेटे, लेकिन अब ठाकुर खानदान का आखिरी निशानी है, इसे बचाना तुम्हारे हाथ में है। आप चिंता न करें माता जी, ठाकुर भाव भुवन को अब हमारी सुरक्षा में है। और ठाकुराइन ने नीलिम के पास छोड़कर अपनी कार्रवाई में लग गई। नीलिनी जी, आप माता जी को संभालिए। और भुवन प्रताप जी, जरा यह विस्तार से बताइए, आपके पिताजी की हत्या कब और कैसे हुई? वो मनुष्य पूर्णमासी की रात थी। हम हम कभी नहीं भूल सकते राजेश साहब। चांदनी रात थी। हमारा पूरा परिवार हवेली की छत पर चांदनी रात का आनंद ले रहा था। बेटा देखो बेटा, हमारी जागीर कितनी दूर तक फैली हुई है। जी पिताजी। और तभी सभी पिताजी की बात को ध्यान से सुन रहे थे। जहाँ तक नजर डालो जमीनें नजरें आती हैं। बैठे बैठे अपने मुँह में मिट्ठू बैठे बैठे अपने बैठे बैठे अपने मियाँ मिट्ठू बनने ते रहते हो। आप क्यों जलती हैं हमारे पिताजी की शान से? तभी पुराने खंडर के उल्लू की दर्दनाक चीख सुनाई दी। मेरी बंदूक लाओ। कितनी डरावनी चीख है। उफ, मुझे डर लग रहा है, नीचे चलिए। हाँ हाँ, माँ भी कैसी बातें करती हैं। और फिर एक बार चीखी, ची 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 ची, और फिर ज़्यादा दर्दनाक थी। मेरा दिल न जाने क्यों बुरी तरह काँप रहा है। चलिए नीचे चलिए। चलता हूँ बाबा, चलता हूँ, मालूम नहीं तुम्हें भी क्या हो जाता है। और पिताजी शयन कक्ष में आकर लेट गई। अच्छा चंद्र प्रभात, काफ़ी रात हो गई है, जाकर सो जाओ। सवेरे तुम्हें शहर जाकर बनारसी सेठलाल से वसूली करनी है। जी पिताजी। ठाकुर चंद्र प्रताप वहाँ से चले गए और सब सोने चले गए। न जाने का मेरी आँख से नींद कोसों दूर थी, लेकिन तभी दर्दनाक चीख चीख से हवेली गूंज उठी। और क्या हुआ? पिताजी के कमरे से चीखने की आवाज़। और सब लोग पिताजी कम कमरे में दौड़ते हुए जाकर देखा, पिताजी की ज़मीन पर पड़े हैं और बुरी तरह छटपटा रहे हैं।
आंधा खंजर उसकी छाती में घुसरा हुआ है। किसकी ज़रूरत है जिसने ज़रूरत की? हम हमें बताइए। हाय भुवन, पिताजी, पिताजी आपको क्या हो गया? हम उसकी बोटी बोटी कर देंगे। और दूसरे ही क्षण कुछ कह पाते दुनिया से बस चल बसे। नीलम, तुम माँ को संभालो, मैं बेहोश, माँ बेहोश होगी। पिताजी, मैं कुछ ही मैं पहले ही कहती थी आज कुछ अनहोनी होगी। और क्या उन्होंने मरने से पहले कुछ कहा? नहीं। हाँ, याद आया, मरने से पहले वे रामू काका के कमरे की ओर इशारा कर रहे थे। हमने समझा शायद वे कहना चाहते हैं मेरे मरने के बाद रामू काका का ख्याल रखना। ये रामू काका कौन है? आप उसे जान आपके क्या लगते हैं? दरअसल रामू काका हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वे एक अनाथ बेसहारा अपाहिज है। और एक दिन ठाकुर साहब जो जंगल से लौट रहे थे वे रास्ते में पड़ा मिला और पिताजी ने उसे तरस खा कर उसका उठा लाए। उसी उन्होंने उनसे श्याम को मिलेंगे। नहीं नहीं, वह बड़ा खुराटा आदमी है, उड़ जुलूल बकता रहता है। हमने पिताजी को कारण उसे अब तक रख छोड़ा है, वरना कब का बाहर कर दिया होता। और तो उसके पश्चात ठाकुर भानु प्रसाद की हवेली में एक कमरे में ले गए। कम वक्त जब से आया घर में लाशें ही लाशें निकल रही हैं। ये है हमारे भैया का कमरा। कमाल है कमरा, अरे इतना मजबूत है, न रोशनदान, न पिछला दरवाज़ा, न सिर्फ दरवाजे है। हत्या के अंदर कैसे गया? ये अपने भाई हैं क्या? इनकी हत्या भी? जी हाँ। अभी पिताजी को गम भूल भी नहीं पाए थे कि उनकी एक भी गला घोंटकर हत्या कर दी। कमाल है, इसी तरह एक के बाद एक हत्या होती रही। क्या किसी ने भाई के मरते कोई संकेत किया था? जी हाँ, हत्यारा जबरदस्ती करता था कि शायद, हाँ शायद हमारे मंझले भाई ने भी मरते वक्त रामू काका का नाम लिया था। मिस्टर भवन, हमारा रामू काका से मिलना बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन रामू काका बहुत चिड़चिड़ा है। हम डर हैं कि कारण कहीं वह भी पैर ना कमरे में पैर उसके कमरे में पैर भी नहीं रखते, खाना भी बाहर से ही पकड़ाते हैं। और भुवन राजेश को लेकर रामू काका के कमरे में पहुंचे। रामू काका, क्या क्या है? चले जाओ यहाँ से, मुझे बूढ़े को तंग न करो, नलायक को, पागल बेसारा, भागो यहाँ से। और रामू काका को देखकर सभी निराश हो गए। उनकी दोनों टांगें कटी हुई थी। ओह, इसकी तो दोनों टांगें कटी हुई हैं। ये तो चलने में मोहताज है। हा 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 हा। और अचानक रामू काका पागलों की जैसे हरकतें करने लगे। सब किस्मत का खेल है कमबख्तों। हा हा, किस्मत का खेल, टांगे वाले ऊपर चले जाते हैं। काका, ये बात आपसे मिलना चाहते हैं। ऊंच उनजूल बातें करने लगा। ये तस्वीर कितनी सजीव है। मैंने नहीं चाहता मिलना। सुनो, मेरी टांगे होती तो मैं ऊपर चला जाता। मैं लंग हाँ हाँ, मैं लंगड़ा हूँ। बाहर क्यों नहीं, तुम बड़ा आदमी, बाहर चलो। ये सचमुच बड़ा अजीब आदमी है। और पूरा दिन हवेली में जांच के बाद बीत गया। रात को मेजर और ठाकुर परिवार के लोग खाने पे बैठे। पूरा दिन हो गया है लेकिन किसी के नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। एक बात और है, क्या हवेली में कोई गुप्त रास्ता है तो नहीं? हाँ बत हाँ हाँ, बताइए। अगर कोई ऐसा रास्ता हो तो ज़रूर मालूम होगा। मेरे ख्याल से हवेली में ऐसा कोई रास्ता नहीं है। वो खाने पर मिस्टर रमेश और विवेक, रजनी, अख्तियार अपनी कार्रवाई में मशगूल थे। आप सही बात पता क्यों नहीं देते? क्या जान प्यारी नहीं है? हाँ बेटा राजेश, सच सच बता दो। और भुवन
ने बताना शुरू किया। राजेश साहब, हवेली में बनाई हमने बनाई नहीं थी, मतलब हवेली हमारी नहीं है। नहीं है क्या मतलब? आपने खरीदी है क्या? भुवन ने हिचकिचाते हुए ठकुराइन राजवंती को पूरी बात बताई। मैं बताती हूँ। भुवन का दादा ठाकुर रणधीर प्रताप यह हवेली अपने दोस्त ठाकुर नरेन प्रताप की विधवा से हड़प ली थी, और जब इस हवेली को नई हवेली बनाकर बनकर ही आई थी, मेरे सामने ही वह विधवा अपना मासूम बच्चों को लेकर भुवन के दादा को कोसती चली गई। ठाकुर, मुझ विधवा को बद्दुआ मत ले, वरना तेरा वंश नष्ट हो जाएगा। हा हा हा। और जा यहाँ से, वरना गोली मार दूंगा। जाती हूँ ठाकुर, जाती हूँ, पर याद रखना ठाकुर, इस हवेली में उल्लू बोलेंगे। और उल्लू, तू अपने परिवार की लाशें ढोता ढोता मर जाएगा, मर जाएगा। और वह विधवा रोती रोती बिलखती चली गई। उसके बाद में विधवा का कुछ पता नहीं। नहीं, शायद उसने आत्महत्या कर ली हो। उसके दो बच्चे, मालूम नहीं उनका क्या हुआ। मुझे लगता है यह विधवा की बद्दुआ ही हमें बर्बाद कर रही है। लेकिन दादाजी की के लिए सजा भगवान हमें क्यों दे रहे हैं? अचानक ठकुराइन की निगाह सामने खिड़की पर गई की गोर। ओ, अचानक क्या हो गया? और तभी क्या हुआ माँ, कुछ बताइए। अभी अभी कुछ खिड़की के पास एक नकाबपोश। अरे, ये बेहोश हो गई और खिड़की के पास जाओ। और रजनी और भुवन छाया का पीछा करते हुए गैलरी में घने अंधेरे में छोर के काला लिवादा उड़े कोई दिखाई दिया। पकड़ो पकड़ो, वह कोई, रुक जाओ, मेरे हाथ में पिस्तौल, गोली चला दूंगा। रजनी, तुम गेट के पास पहुंचो अपना रिवॉल्वर लेकर। दाएं दाएं। और तीनों दौड़कर गैलरी के अंतिम छोर तक पहुंचे। तब तक नकाबपोश गोल में गोली से फ्यूज उड़ा दिया और अंधेरे में गुम हो गया। हाय, अभी तक तो यहीं था, कम वक्त फ्यूज उड़ा दिया। टॉर्च निकालो और इधर आओ, शायद इधर बाहर गेट पर रजनी तो है ही। नक्कापोश की तलाशी हवेली का कोना कोना छान मारा, लेकिन पूरी हवेली छान मारी, लेकिन गेट पर कोई नहीं है निकला। मैं पूरी तसल्ली सतर्क थी। यह केस वास्तव में रहस्यमय है। काफी रात तक नकाबपोश की चर्चा का विषय बना रहा और लोग बुरी तरह भयभीत रहे। काफी रात हो चुकी है, अब सो जाया जाए। रजनी, तुम आज रात भुवन प्रसाद के बेडरूम पर पहरा दोगी, ठीक है? और जब सोने चले गए तो विवेक और रजनी केस के पहलू में गंभीरता से विचार किया। मेजर, यह भुवन प्रसाद का ही कोई नाटक है। इस तरह मेरा ध्यान इस तरफ मेरा भी ध्यान है। माया, भुवन का क्या फायदा हो सकता है? यह हवेली ठाकुर राइन लालवंती के नाम है। उसे इस हवेली का हिस्सेदारी तो खत्म कर दी, या हो सकता है भुवन इशारे पर उसका कोई आदमी नाटक कर रहा हो। कोड़ी तो दूर की लाए हो विवेक, पर लेकिन बात में दम इसलिए नहीं है क्योंकि देर रात तक वे आपस में विचार विमर्श करते रहे, क्योंकि लाजवंती वारिस तो वह हर हाल में है ही। आप ठीक कहते हैं सर। और आधी रात को ठुकराइन के कमरे में प्रवेश किया। आइए माता जी, कैसी कष्ट किया? बेटा, मुझे डर लग रहा है। लेकिन बातों में जो ही ठकुराइन को मालूम हुआ कि अगले दिन राजेश प्रोग्राम खंडरों में जाने का है, वह बुरी तरह घबरा गई। नहीं 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 बेटा, तुम खंडरों मत जाना। क्यों? वो खतरनाक खंडर है, वहाँ रात को आत्माएं घूमती हैं। आत्माएं? आत्माएं? हाँ, रात को मैंने हवेली की छत से खंडर में एक साई को टहलते देखा है। आप कैसी बातें करती हैं माँ जी? यह सब आपका वहम होगा। भयभीत ठकुराइन ने राजेश और विवेक को रहस्य के खंडर के बारे में सब कुछ बता रही थी। भला खंडर में आत्माएं क्या करेंगी? बेटा, यह खंडर भुवन के दादा ने
सौदागर था। सौदागर का मतलब, हाँ, जो किसान लगान नहीं देते थे और उनके खिलाफ जरा भी आवाज उठाता उसे कत्ल करवा कर उस खंडरों में फेंकवा दिया जाता। ऊपर इतना जुल्म। हाँ बेटा, उन खंडरों में लोगों की आत्माएं भटकती हैं। तभी तो दूर खंडर में एक साया मसाल लिए दिखाई देता है। अरे, वो खंडर में मसाल इसलिए कौन टहल रहा है? बेटा, वो जरूर आत्मा भटक रही है, खिड़की बंद कर लो। और रात को किसी तरह बीत गई, लेकिन ठकुराइन के मना करने के बावजूद भी राजेश और संयोगी ने उस पुराने खंडर में पहुंच गए। बहुत पुराना मंदिर है, मूर्तियां भी जरा जर्जर हो चुकी हैं और खंडर टूटा फूटा था, लेकिन काल्पनिक मूर्तियां देखकर ऐसा लगता था कभी भव्य रहा होगा। प्राचीन मंदिर है साहब, हमारे याद से पहले का है। हमने तो इसे खंडर हालत में ही देखा है। और मंदिर के अंत में एक कमरा था जिस पर जंग लगा ताला लटक रहा था। इस कमरे में क्या है मालूम नहीं, कभी खुलवा कर देखा, शायद ताला तोड़ना होगा। और राजेश ने पिस्टल के फायर कट कर ताला तोड़ दिया और चौंक गई। कमरा कंकालों से भरा था, इतने नर कंकाल, शायद वही किसान है जो भुवन के दादाजी मरवा डालता था। चलो चलकर खंडर में चले। और फिर वे लोग खंडर की छत पर पहुंची। आशा शायद कोई काम की चीज उनके हाथ लग मिल जाए, उनकी मेहनत रंग लाई। अरे, इधर देखिए राजेश साहब, क्या है अख्तर, ऐसे क्या मिल गया? और यह देखिए सिगरेट के जले हुए टुकड़े। यकीनन ये टुकड़े ज्यादा पुराने नहीं है, इसका मतलब यहाँ कोई आता है। और ठकुराइन के मन की आत्माओं काफी हद तक निकल चुका था। माँ जी, अब तो आपको यकीन हो गया, रात को खंडरों में कोई साया दिखाई देता है, वह कोई आत्मा नहीं बल्कि जिंदा इंसान है। क्या रात को कोई खंडरों की निगरानी रखी जाती है? उधर राजेश की हत्या के ठहराने के लिए जगह का पता चल चुका था। पता नहीं, हम हवेली में ही रहेंगे। हो सकता है हत्यारे को ध्यान हमारी तरफ खींचेंगे और जल हुए सिगरेट के टुकड़े यहाँ डाले हुए थे। आपका कहना है ठीक है, हम वापस चलना चाहिए। और पूरा दिन पुराने कंट्रोल में बिताने के बाद मेजर शाम को थके हारे अपने सहयोगी के साथ हवेली में पहुंचे। खाने के बाद सोने की तैयारी करनी होगी। और रजनी, तुम पहरेदारी जागोगी और अपने रिवॉल्वर से कर लो के सर। और मेजर, तुम अपना सहयोगी के राजेश ने अपने सहयोगी को जरूरत की हिदायत दी। मेरी रिवॉल्वर लोडेड है, आई एम रेडी। वेरी गुड, तुम भुवन पर निगरानी रखोगी। अभी मेजर अभी मेजर राजेश हिदायत ही दे रहे थे कि खंडर में उल्लू चीखने की आवाज सुनाई दी। देखो, उल्लू चीख रहा है, शायद तुम्हें भुवन पर अब पूरी निगरानी रखना। किसी बहाने मैं उसे यहाँ बुला कर लाता हूँ, ठीक है? और रजनी भुवन के कमरे में आ गई। हेलो भुवन। हेलो, आइए। बेटी, राजेश साहब कहाँ हैं? उल्लू चीख रहा है कहीं? हाँ हाँ, हमें डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं, आज आप लोगों की निगरानी रहेगी। और रजनी ने भुवन को अपनी बातों में जाल में फंसाना शुरू किया। मिस्टर भुवन, आज रात पहरा देना है। मैं अकेली बोर हो जाऊंगी। बताइए, आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्यों ना शतरंज की बाजी हो जाए? अच्छा, बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे भी नींद नहीं आ रही और देर रात तक शतरंज की बाजी चली। ये रहा वजीर, आपके बादशाह की मात। उफ, सचमुच अच्छी खिलाड़ी हैं। और इस तरह रात के 1 बजे इस बार आप मात नहीं दे पाएंगी, पता चल लग जाएगा।
और दोनों शतरंज में मशगूल थे, तभी कमरे में नारी चीख, अरे यह तो माँ की चीख है, जल्दी चलो मेरे साथ। और रजनी ने सबको आगाह करती हुई ठाकुरों के कमरे की ओर तरफ दौड़ी। विवेक, अख्तर, जल्दी आइए। ठीक है, तुम माँ को कुछ, कहीं माँ को कुछ न होगा ना गया हो।